मित्रों नमस्कार, जय मां कामाख्या। स्वागत है आपके अपने चैनल कामाख्या टुडे पे। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष सब्जेक्ट पे। ज्योतिषी जब हम फलादेश करते हैं, आप अपनी कुंडली उठाएं, मैं कुछ तथ्य आपके सम्मुख रखता हूं। उस तथ्यों के आधार पर आप अपनी कुंडली का विवेचन खुद भी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, उन तथ्यों को ध्यान से सुनना है और कोशिश करके याद कर लेना है। आप कुंडली के फल कथन करने से पूर्व मेरी इन कुछ बातों को याद करेंगे तो आपको अपनी कुंडली का 80% आप अपनी कुंडली का अनुमान लगा सकते हैं। आप अपनी कुंडली की विवेचना कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। किसी भी ग्रह की दशा में, किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतरदशा कभी भी अनुकूल फल नहीं देती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतरदशा अनुकूल फल नहीं देती है। ये पहला। दूसरा, योग कारक ग्रह की महादशा में, योग कारक ग्रह की महादशा में पापी या मारक ग्रह की अंतरदशा आने पर प्रारंभ में शुभ फल तथा उत्तरार्ध में अशुभ फल देने लगता है या प्राप्त होता है। तीसरा, अकारक ग्रह की महादशा में कारक ग्रह की अंतरदशा आने पर प्रारंभ में अशुभ और उत्तरार्ध में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अर्थात पहले अशुभ और बाद में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भाग्य स्थान का स्वामी यदि भाग्य भाव में बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली माना जाता है। पांचवा, लग्न का स्वामी सूर्य के साथ बैठकर विशेष अनुकूल रहता है। लग्न का स्वामी सूर्य के साथ बैठकर विशेष अनुकूल रहता है। सूर्य के समीप निम्न अंशों पर जाने पर ग्रह अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा 12 अंश पर, मंगल 17 अंश पर, बुध 13 अंश पे, गुरु 11 अंश पर, शुक्र 9 अंश पर, शनि 15 अंश पर। फलस्वरूप ऐसे ग्रहों का फल शून्य हो जाता है और अस्त ग्रह जिन भावों के अधिपति होते हैं उनका भी फल शून्य समझना चाहिए। सातवां तथ्य, सूर्य उच्च का होकर यदि 11वें भाव में बैठा है तो वह ऐसे व्यक्ति को अत्यंत प्रभावशाली और पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व देता है। आठवां तथ्य, सूर्य और चंद्र को छोड़कर यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो और वह अपनी दूसरी राशि के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। सूर्य और चंद्र को छोड़ दीजिए, यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा है तो वह अपनी दूसरी राशि के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। नौवां तथ्य, किसी भी भाव में बैठा जो ग्रह बैठा है उसकी अपेक्षा जो ग्रह उस भाव को देख रहा है उसका प्रभाव ज्यादा होता है, ज्यादा रहता है। 10वां तथ्य, जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे हो या जिन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो वह भाव शुभ फल देने के लिए सहायक होते हैं। 11वां तथ्य, एक ग्रह 2 भावों का अधिपति होता है। ऐसी स्थिति में वह ग्रह अपनी दशा में लग्न से गिनने वाली जो राशि पहले आएगी उसका फल पहले प्रदान कराता है। 12वां, दो केंद्रों का स्वामी यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हो तो उसे केंद्र तत्व दोष नहीं लगता, वह शुभ फल देने में सहायक होता है। सामान्य नियमों के अनुसार कोई भी ग्रह 2 केंद्र भावों का स्वामी होता है वह अशुभ फलों को देने लग जाता है, वो जन्म कुंडली के चाहे वो कारक ही क्यों ना हो। 13वां तथ्य, अपने भाव से केंद्र व त्रिकोण में पड़ा हुआ ग्रह शुभ होता है। 14वां,
केंद्र के स्वामी तथा त्रिकोण के स्वामी के संबंध हो तो वो एक दूसरे की दशा में शुभ फल देते हैं। यदि संबंध ना हो तो एक की महादशा में जब दूसरे की अंतर्दशा आती है तो अशुभ फल प्राप्त कराते हैं। 15वां तथ्य, वक्री होने पर ग्रह अधिक बलवान हो जाता है तथा वह ग्रह जन्म कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उस भाव को विशेष फल देने लगता है। 16वां तथ्य, यदि भावाधिपति उच्च, मूल, त्रिकोणी या स्वक्षेत्री अथवा मित्र क्षेत्री हो तो शुभ फल प्रदान कराता है। 17वां तथ्य, यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो या त्रिकोण का केंद्र में हो वह ग्रह अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। जन्म कुंडली में पहला, पांचवा, 9वां भाव त्रिकोण कहलाता है, परंतु कोई ग्रह त्रिकोण में बैठकर केंद्र के स्वामी के साथ संबंध बनाता है वह नियम योग कारक माना जाता है। 18वां तथ्य, त्रिक स्थान कुंडली के 3, 6 और 11वें भाव को त्रिक कहा जाता है। में यदि शुभ ग्रह बैठे हो तो त्रिक स्थान को शुभ फल देते हैं, परंतु स्वयं दूषित हो जाते हैं और अपनी शुभता को खो देते हैं। 19वां तथ्य, यदि त्रिक स्थान पर बैठे हुए पाप ग्रह बैठे हो तो त्रिक भाव को पाप युक्त बना देते हैं और अपने को स्वयं ग्रह शुभ रखते हैं, वह अपनी दशा में शुभ ही फल देते हैं। 20वां तथ्य, चाहे अशुभ या पाप ग्रह ही क्यों न हो पर यदि वह त्रिकोण भाव में या त्रिकोण भाव का स्वामी है तो उसमें शुभता आ ही जाती है। 21वां तथ्य, श्रीमान, एक ही त्रिकोण का स्वामी यदि दूसरे त्रिकोण में बैठा उसकी शुभता समाप्त हो जाती है और वह विपरीत फल देने लगता है। जैसे पंचम का स्वामी अगर 9वां भाव में हो तो संतान संबंधी परेशानियां देता है या संतान योग्य नहीं रहने देता। 22वां तथ्य, यदि एक ही ग्रह जन्म कुंडली में 2 केंद्र स्थानों का स्वामी हो तो शुभ फलदायक नहीं रहता। जन्म कुंडली में पहला, चौथा, 7वां तथा 10वां भाव केंद्र कहलाता है। मित्रों, 23वां तथ्य, शनि और राहु विच्छेदात्मक ग्रह हैं, अतः ये दोनों ग्रह जिस भाव में भी होंगे या उससे संबंधित फल को विच्छेदित करेंगे। अगर ये ग्रह सप्तम भाव में हो तो पत्नी के साथ विच्छेद करेंगे, यदि पुत्र भाव में हो तो पुत्र सुख में न्यूनता लाते हैं, यदि सुख में हो तो ये सुख में भी न्यूनतम लाते हैं। ज्योतिषीय सूत्रों में मैं 24वें सूत्र पे चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, राहु या केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की राशि के स्वामी के समान हो जाते हैं तथा जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। राहु या केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की राशि के स्वामी के समान हो जाते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के सभी गुणों को अपने अंदर समा लेते हैं। 25वां तथ्य, केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। 26वां, लग्न का स्वामी जिस भाव में बैठा होता है उस भाव को विशेष फल देता है तथा उस भाव की वृद्धि भी करता है। 27वां तथ्य ये है कि साहब लग्न से तीसरे भाव पर पापी ग्रह या शुभ ग्रह शुभ प्रभाव देता है, लेकिन शुभ ग्रह हो तो वो मध्यम फल मिलता है। लग्न से तीसरे स्थान पर पापी ग्रह शुभ फलों को प्रदान कराता है, लेकिन शुभ ग्रह मध्यम फलों को प्रदान कराता है। 28वां तथ्य, तीसरे, छठे, 11वें भाव में पापी ग्रहों का रहना ही शुभ माना जाता है। तीसरे, छठे, 11वें भाव में पापी ग्रहों का रहना ही शुभ माना जाता है। 29वां तथ्य ये है साहब, तीसरे भाव का स्वामी तीसरे में, छठे भाव का स्वामी छठे में और 11वें भाव का स्वामी अगर 11वें में बैठा हो तो ऐसे ग्रह पापी नहीं रहते, अपितु ये शुभ फलों को देने के लिए बाध्य हो जाते हैं या देना शुरू कर देते हैं। 30वां तथ्य,
चौथे भाव में यदि अकेला शनि हो तो वह व्यक्ति वृद्धावस्था में अत्यंत दुखमय जीवन को पाता है। 31वां तथ्य, यदि मंगल चौथे, सातवें, 10वें भाव में से किसी एक भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन दुखमय होता है। यदि मंगल चौथे, सातवें, 10वें भाव या किसी एक भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन दुखमय होता है। पिता से कुछ विशेष सहायता नहीं मिल पाती और जीवन भाग्यहीन ही बना रहता है। यदि चौथे भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो और पांचवें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो विशेष फलदायक होता है। इसी प्रकार नौवें भाव के स्वामी 10वें भाव में और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हो तो अनुकूलता देने में सामर्थ्य रखता है। 33वां तथ्य, अकेले गुरु यदि पंचम भाव में हो तो संतान से न्यून सुख